बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस लेक्चर में आप लोग ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज़ करोगे इकोनॉमिक लो डिस्पैच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जिस तरह बिल्कुल आपने लैम्डा इटरेशन का मेथड किया था उसके कुछ एल्गोरिदम के स्टेप्स थे। उससे पहले आप लोगों ने विद लॉसेस विदाउट लॉसेस सिस्टम को कंसिडर किया था और लैग्रेंज मेथड के साथ। तो यहाँ पे आप लोग स्टीपेस्ट डिसेंट या ग्रेडियंट डिसेंट के मेथड को यूज़ करोगे to solve the problem of economic load dispatch. अब आपके पास एक न्यू मेथड है जो कि ग्रेडियंट मेथड है। ठीक है, आप इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग ग्रेडियंट मेथड के साथ। तो पहले आप देख लें कि आपके पास डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है, कि लैम्डा इटरेशन में और आपकी ग्रेडियंट मेथड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, बेसिकली आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो लैम्डा इटरेशन है, ठीक है, वो सिंपल सिस्टम्स के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपकी कॉस्ट की जो इक्वेशन है वो लीनियर हो या फिर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक हो। ऐसे सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए आप लैम्डा इटरेशन मेथड को यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो अभी प्रीवियसली आप लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया था तो उसमें आपके पास जो लैम्डा इटरेशन था, लैम्डा इटरेशन मेथड, उसमें कॉस्ट की जो इक्वेशन बनती थी वो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक फंक्शन था। ठीक है, स्क्वायर टर्म तक आपकी पावर जा रही थी, यानी जो आपके पास कॉस्ट की इक्वेशन आ रही है तो वहाँ पे आप देखें लेट से P1 है या P2 है या P3 है, तो वो P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर और P3 स्क्वायर, यानी वो क्यूबिक फंक्शन में नहीं गई। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि लैम्डा जो है, लैम्डा इटरेशन मेथड जो है वो सिंपल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। मींस या तो लीनियर सिस्टम्स को जहाँ पे आपकी कॉस्ट की जो वैल्यू है, कॉस्ट का जो फंक्शन है वो लीनियर बनता है, या फिर आपके पास कॉस्ट का जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बनता है। लेकिन और जो ग्रेडियंट है, ठीक है, ग्रेडियंट मेथड आपके पास किस टाइप के सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाएगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपोनेंशियल सिस्टम्स आ जाते हैं। एक्सपोनेंशियल आपके नॉन लीनियर सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सामने एक इक्वेशन है एफ ऑफ पी ए प्लस बी पी प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग, ब्रैकेट में आपके पास p माइनस ई डिवाइडेड बाय एफ, कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्वाड्रेटिक से आगे जिसमें एक्सपोनेंशियल b आप यूज़ करें, तो अब ये हाईली नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए आपने कहा कि मैं ग्रेडियंट मेथड को यूज़ करता हूँ। ग्रेडियंट मेथड को आपने सॉल्व किस तरह से करने के, लेट से आप कहते हैं मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स आपके पास एक सोल्यूशन वेक्टर है। उस सोल्यूशन वेक्टर एक्स को आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है यूजिंग ग्रेडियंट मेथड के साथ। अब वो एक्स आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हर आइट्रेशन में। ठीक है, आपका जो न्यू एक्स आएगा वो किस तरह से आएगा कि आपका प्रीवियस माइनस आप करोगे चेंज इन एक्स। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन 1 आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो आप कहते हैं ये जो मैं सोल्यूशन वेक्टर एक्स लेट से k प्लस 1 किसी kth आपकी आइट्रेशन नंबर है। ठीक है, आप नेक्स्ट आइट्रेशन में k कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपकी करंट इक्वेशन करंट आइट्रेशन में आ रही है। k अगेन मैं बता रही हूँ आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस है। लेट से अभी आप kth आइट्रेशन में हो। ठीक है, केथ में कोई भी आ सकता है, 1 आइट्रेशन में हो, 2 आइट्रेशन में हो, 3 आइट्रेशन में हो। ठीक है, तो लेट से आप कह रहे हैं कि मैं केथ आइट्रेशन में हूँ, तो मैं नेक्स्ट सोल्यूशन वेक्टर ऑफ यानी k प्लस 1 कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो आपके पास वो क्या कहता है कि सोल्यूशन वेक्टर ऑफ x k प्लस 1 नेक्स्ट आइट्रेशन का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि आप प्रीवियस यानी जो अभी करंटली आप जिसमें मौजूद हो k में, उसमें से आप माइनस कर दोगे अल्फा। अल्फा आपका बेसिकली लर्निंग रेट होता है, अल्फा ऑफ के लर्निंग रेट एंड देन पी ऑफ के। ठीक है, आप बेसिकली पी ऑफ के आपकी अगेन पावर होगी जो कि सोल्यूशन वेक्टर एक्स जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो सिंपल इज दैट आप इसी इक्वेशन 1 से नीचे देखें तो आप कहते हैं कि एक्स के प्लस 1 किसके इक्वल होगा, जो नेक्स्ट आइट्रेशन में मैंने सोल्यूशन वेक्टर फाइंड आउट करना है वो होगा एक्स ऑफ के प्लस चेंज इन एक्स ऑफ के। ठीक है,
लर्निंग रेट यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है अल्फ़ा। लर्निंग रेट बेसिकली क्या करता है कि वो आपके सोल्यूशन को की तरफ आपको लेके जा रहा होता है, ठीक है। और लर्निंग रेट की वैल्यू हमेशा आप बिटवीन 0 एंड 1 सेट करते हो। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास आप कह रहे हैं कि जो वेक्टर पी ऑफ के है वो आपका स्टीपेस्ट डिसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अल्फा ऑफ के बेसिकली आपका लर्निंग रेट है, वही जो लर्निंग रेट जो आपके एल्गोरिदम को लर्न करवाएगा कि आप उसने किस तरह से कन्वर्ज करना है, उसको कन्वर्जेंस की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे अब ग्रेडियंट डिसेंट को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिदम भी कहा जाता है, और इसको स्टीपेस्ट डिसेंट इसलिए कहा जाता है कि इसकी सर्च डायरेक्शन इस तरह से होती है कि जैसे आप डाउन हिल फाइंड आउट कर रहे हो या सर्च आउट कर रहे हो अपने सोल्यूशन को, ठीक है। तो अब जो आपके सामने इक्वेशन है, ये इसकी मेन इक्वेशन है कि आप न्यू आइट्रेशन की वैल्यू या जो वेक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज एक्स आपके पास एक वेक्टर है, सोल्यूशन वेक्टर जो आपने फाइंड आउट करना है। तो एक्स की जो न्यू वैल्यू है, के आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन है। तो सपोज आप कहते हैं कि जो मेरे पास नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी के प्लस 1, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और उस आइट्रेशन में जो आपका एक्स एवेलुएट होके आएगा वो किस तरह से आएगा कि एक्स के प्लस 1 इक्वल टू एक्स ऑफ के, जो आपके पास प्रीवियस है, या आपके पास आप कह सकते हैं कि अगर के प्लस 1 को आप नेक्स्ट आइट्रेशन कह रहे हैं तो देन एक्स ऑफ के इज योर करंट आइट्रेशन एंड प्लस अल्फा ऑफ के विच इज़ योर लर्निंग रेट इनटू पी ऑफ के। पी ऑफ के आपकी डायरेक्शन को सजेस्ट करता है कि आपकी डायरेक्शन किस तरह से है। इसी को मॉडिफाई करके या सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ के प्लस चेंज इन एक्स ऑफ के, ठीक है। इक्वेशन 1 से बिलो जो आपके पास लिखा हुआ है एक्स ऑफ के प्लस डेल्टा एक्स ऑफ के, तो ये डेल्टा एक्स ऑफ के बेसिकली आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, अल्फा इंटू पी ऑफ के। पी ऑफ के आपको डायरेक्शन देगा इस एल्गोरिदम की कि आपने स्टीपेस्ट डिसेंट की तरफ मूव करना है, डाउन हिल मूव करना है सर्च स्पेस में, एंड देन आपके पास अल्फा ऑफ के लर्निंग रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास प्रॉब्लम ये है, या आप ये सोचते हैं कि आपने ऑप्टिमल वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करना है। लेट्स से इक्वेशन 1 अगर आप देख रहे हैं तो इक्वेशन 1 में आप सोचते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू को मैं किस तरह से फाइंड आउट करता हूँ। तो आपकी जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल्यू यानी के प्लस 1 वैल्यू जो आएगी, दैट शुड बी लेस देन प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। आपकी फंक्शन की जो नेक्स्ट वैल्यू है, मैं फिर बता रही हूँ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आएगी नेक्स्ट वैल्यू के प्लस 1 वैल्यू, ठीक है, वो स्मॉल होनी चाहिए या लेस देन होनी चाहिए आपकी एफ फंक्शन की उस वैल्यू से जो आपने करंटली कैलकुलेट की थी, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि करंट वैल्यू और फिर आप उसकी प्रीवियस वैल्यू, लेकिन यहाँ पे आप चूंकि के प्लस 1 कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी लेस देन द करंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आप इसको स्टीपेस्ट डिसेंट क्यों कह रहे हैं, कि अब देखिए यहाँ पे आपके सामने स्लाइड पे ये पॉइंट लिखा हुआ भी है कि आपकी जो सर्च डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि आपने मूव करना है डाउन हिल, ठीक है। अब आपकी एक सर्च स्पेस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और उस सर्च स्पेस के अंदर से आपने, जिसको आप फिजिबल रीजन कहते हैं, वो फिजिबल रीजन बेसिकली आपके पास सर्च स्पेस होती है और वहाँ से आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन को पिक करना है, सही। तो अब जब आप कह रहे हैं कि मैंने जो सर्च स्पेस है, जो सर्च डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि आप जैसे डाउन हिल मूव कर रहे हैं। ये क्यों डाउन हिल मूव कर रहे हैं कि देखिए आप कह रहे हैं कि मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम हर नेक्स्ट आइट्रेशन में जो आपको फंक्शन की वैल्यू हो वो आपकी प्रीवियस वैल्यू से स्मॉल होनी चाहिए या कम होनी चाहिए,
ठीक है। तो इसी फॉर्म को आप लिख सकते हैं। यही सारी जो आपने अभी इसके बारे में डिटेल सुनी है, इसको अगर आप फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन के साथ लिखें तो आपके सामने ये इक्वेशन 2 की फॉर्म में एक इक्वेशन बन रही है, जिसमें आप देखें तो आपके पास f क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, x आपका क्या है, जो ऑप्टिमल वेक्टर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और x ऑफ k आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी। तो अगेन ये किसके इक्वल होगी, f ऑफ x ऑफ k आपकी करंट पोजीशन पे जो वेक्टर आ रहा है प्लस चेंज इन x ऑफ k, ठीक है। इसको आप अप्रोक्सीमेट करवा सकते हैं कि f ऑफ x ऑफ k प्लस g ऑफ k t प्लस चेंज इन डेल x ऑफ k, देन g ऑफ k और जी ऑफ के आपके पास क्या है, जी ऑफ के आपके पास जस्ट चेंज है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो चेंज आ रही है, ठीक है, जो आपकी एक्स ऑफ एफ आया था, जो आपका वेक्टर आया था, एक्स आपका वो वेक्टर है जिसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो उस वेक्टर के ऊपर जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की चेंज वैल्यू आ रही है जी ऑफ के, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ी सी, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में है तो लिटिल बिट आपको मे बी कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन आगे जब आप इसका एग्जांपल सॉल्व करोगे तो होप सो ये चीज़ें आपको फर्दर क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आप लोगों ने कहा था कि मैं स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिदम में आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नेक्स्ट वैल्यू आती है दैट शुड बी स्मॉलर देन द करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो दैट मीन्स कि आपका जो एफ आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक्स ऑफ के प्लस 1 आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन में जो ऑप्टिमल वेक्टर आपने, जो नेक्स्ट आइट्रेशन में जो आपने वेक्टर सर्च आउट किया है, उससे जो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ की वैल्यू फिर कैलकुलेट करते हो, दैट शुड बी लेस देन एफ ऑफ एक्स ऑफ के। एफ आपके पास अगेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स ऑफ के, कि जो वो वेक्टर जो उसने के आइट्रेशन में फाइंड आउट किया था उससे आप एवेलुएट करते हो, उसके एक्स वेक्टर से एवेलुएट करते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू एफ, तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन वाली स्मॉलर होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से आपने एक वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अभी केथ आइट्रेशन, केथ लेट्स से आपकी आइट्रेशन नंबर 2 है, इसमें आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक वैल्यू कैलकुलेट की है एफ, ठीक है। और वो एफ आपने किस तरह से फाइंड आउट की है, आपका जो पैरामीटर्स थे वो सारे पैरामीटर्स आपने डाले एक वेक्टर एक्स में, ठीक है। उन एक्स की बेसिस पे आपने एफ को कैलकुलेट किया तो आपके पास एक वैल्यू आ गई। तो आप केथ आइट्रेशन में, तो आपकी एक नेक्स्ट आइट्रेशन जो आ रही है जो कि k प्लस 1 होगी, उसमें आपके पास अगेन एक न्यू वेक्टर आएगा, जो आपके पास जो पैरामीटर्स का वेक्टर होगा जिसको आपने x से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो उस पैरामीटर के उस वेक्टर की बेसिस पे जो आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो एक कोई डिफरेंट वैल्यू होगी, ठीक है। एक वैल्यू आपके पास वो होगी जो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की है एट केथ आइट्रेशन, लेट से आप 2 आइट्रेशन पे चल रहे हो, तो एक आपके पास वो वैल्यू होगी जो आप एज्यूम कर रहे हो जो नेक्स्ट आइट्रेशन में वैल्यू आएगी, यानी k प्लस 1, दैट मीन्स आप थर्ड आइट्रेशन की बात कर रहे हो। तो आपके पास जो नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू यानी थर्ड आइट्रेशन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो बेसिकली स्मॉलर होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आपके पास आई है केथ आइट्रेशन में, मीन्स सेकेंड आइट्रेशन में, ठीक है। तो हर सिंपल इज दैट आप कहते हैं हर नेक्स्ट आइट्रेशन में जो वैल्यू आ रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की दैट शुड स्मॉलर देन द करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये आपका स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिदम है, स्टीपेस्ट डिसेंट में अगर आप मिनिमम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो आपकी हर आइट्रेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू स्मॉलर होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस आइट्रेशन। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो मेरे पास इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड आता है दैट मस्ट बी नेगेटिव, या उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
कि जी ऑफ के टी, और ये टी जो सुपरस्क्रिप्ट में है ये बेसिकली बता रहा है कि जी ऑफ के का आपने ट्रांसपोज लिया है इनटू जो चेंज इन एक्स ऑफ के है, चेंज इन आपका जो पैरामीटर का वेक्टर है उसमें, वो उसको आप लिख सकते हैं अल्फा ऑफ के इंटू जी ऑफ के टी इंटू पी ऑफ के। अल्फा अगेन मैं आपको बता देती हूँ लर्निंग रेट है जो आपके एल्गोरिदम को कन्वर्जेंस की तरफ लेके जाने में हेल्प आउट करेगा। एंड देन आपके पास पी ऑफ के आपको स्टीपेस्ट डिसेंट की यानी डाउन हिल की एक डायरेक्शन देगा, आपकी डायरेक्शन को सेट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो टर्म बनती है दैट शुड बी स्मॉलर देन ज़ीरो, क्योंकि आपने कहा कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नेक्स्ट वैल्यू स्मॉलर आनी चाहिए आपकी करंट वैल्यू से, तो ये टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव होने का मतलब कि इट शुड बी स्मॉलर देन ज़ीरो। ठीक है, तो आपने इसको स्मॉलर देन ज़ीरो लिख लिया। तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि जो जी ऑफ के ट्रांसपोज है इनटू पी ऑफ के शुड बी लेस देन ज़ीरो, क्योंकि इस टर्म के साथ आपने माइनस लगाना है। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि ये स्मॉलर है ज़ीरो से। तो आप कहते हैं कि जो आपके पास वेक्टर पी ऑफ के है दैट सेटिस्फाइज विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ए डिसेंट डायरेक्शन, कि पी ऑफ के आपको हेल्प आउट करता है डिसेंट डायरेक्शन में। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, तो बेसिकली ये वो डिसेंडिंग से डिसेंट बना रहा है। ठीक है, तो अब द फंक्शन मस्ट गो डाउन इफ वी टेक ए स्मॉल स्टेप इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन द फंक्शन विल डिक्रीज। बात वही है कि आप इसको सिंपली क्या कह सकते हैं कि अगर आपका पी ऑफ के की डायरेक्शन में आप मूव करते हैं और ये टर्म आपकी नेगेटिव होती है, कौन सी टर्म, जो आपकी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म थी, आपकी वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव का मतलब दैट शुड बी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, वो लेस देन ज़ीरो होगी तो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट आइटरेशन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी तो वो आपकी स्मॉलर होगी करंट वैल्यू से। तो ये वही आप इसको अगर कंक्लूड करते हैं कि स्टीपेस्ट डिसेंट में आप, क्योंकि ये कह रहे हैं बार बार मैं आपको एक ही बात बता रही हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू नेक्स्ट आइटरेशन में आनी चाहिए दैट शुड बी स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द करंट आइटरेशन। ठीक है, तो इस को मेक श्योर आप किस तरह से कर सकते हैं, जब आपके पास जो सेकंड टर्म थी आपकी इक्वेशन 2 की उसके साथ माइनस होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख लें आपने जी ऑफ के साथ इक्वेशन 3 में माइनस लगा दिया। जब जी ऑफ के साथ माइनस लगा दिया तो आपकी जो स्टीपेस्ट डिसेंट का एल्गोरिदम है वो किस तरह से डेवलप हो जाता है, वो आपके पास एक फाइनल इक्वेशन नज़र आ रही है कि एक्स ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू एक्स ऑफ के माइनस एल्फा इंटू जी ऑफ के। ठीक है, एक्स ऑफ के क्या है, एक्स ऑफ के मैं फिर बता देती हूँ, वो वेक्टर है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आपने फाइंड आउट करना है। उन पैरामीटर की बेसिस पे आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर है एक्स ऑफ के प्लस 1 वो किसके इक्वल आएगा, या वो स्टीपेस्ट डिसेंट में आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो आपका करंट में एक्स ऑफ के है, ठीक है, वेक्टर की जो वैल्यू आपके पास करंट में है उसमें से माइनस करें अल्फा इंटू जी ऑफ के को। अल्फा आपके पास क्या है, लर्निंग रेट है। जी ऑफ के आपके पास क्या है, चेंज इन एक्स ऑफ के है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ये जस्ट थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझाने थे। इसमें अगर आप इसको सम अप करते हैं तो आपने दो ही पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब आप आप मिनिमम फाइंड आउट करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तो ये स्टीपेस्ट डिसेंट इस तरह से काम करेगा कि जिस तरह आपने डाउन हिल जाना है। ठीक है, तो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हर आइट्रेशन में एक वैल्यू आ रही है और आपकी वो वैल्यू आपकी
करंट आइट्रेशन, उसको कहते हैं करंट आइट्रेशन, करंट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो क्या होनी चाहिए, वो स्मॉलर होनी चाहिए आपकी प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यू से। और आप ये पॉइंट किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं, आप सिंपली जो आपका नेक्स्ट, जैसे आपके पास ये सामने फाइनल इक्वेशन आ रही है एक्स की फॉर्म में, तो एक्स ऑफ के प्लस वन, आप जो नेक्स्ट आइट्रेशन का कैलकुलेट करोगे वो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, दैट शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ के माइनस अल्फा ऑफ के इंटू जी ऑफ के, ठीक है। ये माइनस आपको मेक श्योर करेगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आती है वो स्मॉलर होगी, ठीक है। अल्फा लर्निंग रेट है और जी ऑफ के क्या है, वो चेंज इन द एक्स है। अब इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको होप सो चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगी। जी, यहाँ पे अब देखें, आपने इकोनॉमिक डिस्पैच का वही 3 यूनिट का लेट से आप प्रॉब्लम उठा रहे हैं और आप उसको सॉल्व करेंगे ग्रेडियंट सर्च से या ग्रेडियंट या स्टीपेस्ट डिसेंट से, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम से, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, अब सामने स्लाइड पे आपके पास नज़र आ रहा है। एफ आपने कहा था कि जितने भी मेरे पास यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं या जनरेटर्स यूज़ हो रहे हैं उन सब की इंडिविजुअल कॉस्ट को सम अप कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका। और आपने मिनिमम ऑफ कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। आपने इसलिए एफ के साथ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे आपने मिन लिखा हुआ है। और आपके पास कॉन्स्ट्रेंट क्या था, 5, और यहाँ भी अगेन आप विदाउट लॉसेस सिस्टम को कंसिडर करते हैं तो लोड शुड बी इक्वल टू द जनरेशन। समेशन पी ऑफ आई आपके पास क्या है, ये आपके पास जनरेशन आ रही है, और पी लोड आपके पास क्या है, सिंपली जिस लोड को आपने मीट करना है, ये आपकी डिमांड है। जब आपने इसका लैग्रेंज बनाया था तो आपके पास लैग्रेंज इक्वेशन सामने आपको नज़र आ रही है। अब इसको ग्रेडियंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ग्रेडियंट मेथड से सॉल्व करने के लिए आपका पहला स्टेप क्या है, जो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ये वेक्टर्स की फॉर्म में आपके सामने आपको शो भी हो रहा है कि जो आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, पहले आप ग्रेडियंट का लैग्रेंज का ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे विद रिस्पेक्ट टू P1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगी माइनस लेमडा। फिर आप लैग्रेंज का ग्रेडियंट यानी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे विद रिस्पेक्ट टू P2, क्योंकि आपने कहा मैं 3 यूनिट का सिस्टम उठा रहा हूँ, तो आपने अब P2 के साथ जब करते हैं तो आपके पास अगेन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकंड यूनिट आ जाएगी एंड माइनस लेमडा आ जाएगा। क्योंकि आपको अगेन यहाँ पे फिर मैं याद करवा दूँ कि जब आप सिस्टम को विदाउट लॉसेस कंसिडर करते हैं तो आपके पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेमडा के इक्वल आती है और जब आप सिस्टम को विद लॉसेस कंसिडर करते हैं तो आपकी ये वाली इंक्रीमेंटल कॉस्ट की इक्वेशन थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एक एग्जांपल में आप सॉल्व कर चुके हैं। देन आप थर्ड में क्या करोगे, आप लैग्रेंज का पार्शियल डेरिवेटिव या ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड यूनिट P3, तो आपके पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ थर्ड आ जाती है माइनस लेमडा, ठीक है। कि इसका मतलब ये है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेमडा के इक्वल आ रही है, माइनस लेमडा इक्वल टू 0 होते हैं, तो आप लेमडा को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू लेमडा। और लास्ट आप किस तरह से सॉल्व करोगे कि लैग्रेंज का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो आपके पास आपका कॉन्स्टेंट रीस्टेट हो जाएगा, तो 12 से आ जाएगा कि पी लोड माइनस पी जनरेशन, ठीक है। तो अब ये आपके पास है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड या स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड आपके पास, लेकिन वो कहते हैं कि दिस मेथड डज नॉट गारंटेड द न्यू पॉइंट जनरेटेड इन ईच स्टेप विल सेटिस्फाई द कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। इस मेथड में आप कहते हैं कि आप मेक श्योर नहीं है कि आपका कॉन्स्ट्रेंट हर स्टेप में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अब जब इस एग्जांपल को, ये 3 यूनिट वाले सिस्टम को आप सॉल्व कर रहे हो यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, तो आपको लेमडा
P1 P2 P3 की कोई स्टार्टिंग वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। यानी इस स्टेप को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, कि अब रैंडमली कोई भी वैल्यू असाइन आपका एल्गोरिदम कर देता है इन 4 पैरामीटर्स को। तो आपका जो वेक्टर बनता है, जो आपने फाइंड आउट करना है, वो वेक्टर x आपके पास किस पैरामीटर्स का बनता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास x बेसिकली वो पैरामीटर का वेक्टर है जिसको आपने फाइंड आउट करना है, और उन पैरामीटर की बेसिस पे आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप देखें x आपके पास किन पैरामीटर्स पे या क्या पैरामीटर्स आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको P1 की इकोनॉमिक कॉस्ट मिल जाए, P2 की, P3 की, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की ऐसी पावर मिले जो कि, और साथ आपका लैम्डा, ठीक है। लैम्डा आपके पास आएगा तो आप पावर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास तीनों यूनिट्स की ऐसी पावर आए कि जहाँ पे आपको कॉस्ट की वैल्यू, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, कॉस्ट की वैल्यू आपको मिनिमम पड़े, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं स्टीपेस्ट डिसेंट के साथ। तो देखें इस वेक्टर से ऊपर जो आइटरेशन, इसका मेन एल्गोरिदम का स्टेप लिखा हुआ है कि x ऑफ ज़ीरो क्या होगा, जिसको आप कहते हैं कि स्टार्टिंग में ज़ीरोथ आइटरेशन, स्टार्टिंग में जिसको आप कह रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन होगी, कि इन 4 पैरामीटर्स को P1 P2 P3 और लैम्डा को इनिशियली एल्गोरिदम कोई भी वैल्यूज असाइन कर देगा, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो मेरे पास x ऑफ ये वेक्टर की जो फर्स्ट आइट्रेशन में जो वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, जो इनिशियलाइजेशन में या ज़ीरोथ आइट्रेशन में आपने इसको वैल्यूज़ दी हैं, माइनस चेंज इन लैग्रेंज इनटू अल्फा, ठीक है। चेंज इन लैग्रेंज आपके पास क्या है, जो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था, ये जिसका आपने वेक्टर फॉर्म लिखा था कि चेंज इन लैग्रेंज आपके पास क्या है, लैग्रेंज का जो ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट किया था विद रिस्पेक्ट टू P1, फिर लैग्रेंज का जो पार्शियल ग्रेडियंट या पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया था विद रिस्पेक्ट टू P2, फिर लैग्रेंज का पार्शियल डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया था विद रिस्पेक्ट टू P3, एंड देन लैग्रेंज का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास वो चेंज इन लैग्रेंज आ रहा है, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा के साथ। अल्फा इज अगेन योर लर्निंग रेट, और लर्निंग रेट की वैल्यू हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 आपने रखनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एल्गोरिदम आपका किन स्टेप्स को फॉलो करता है, यानी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के जो मेन स्टेप्स हैं वो क्या होंगे। जैसे आपके हर एल्गोरिदम के प्रीवियसली आपने जो एग्जांपल सॉल्व की हैं, हर एल्गोरिदम के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इसके स्टेप्स को भी डिस्कस करते हैं। तो आपके पास पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 के अंदर आपने जस्ट P1 P2 P3 और अप टू P ऑफ n, जितनी भी आपके पास आपका सिस्टम है, आपने जितने भी सिस्टम में जितने भी यूनिट का सिस्टम है, और उन यूनिट्स की, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं मेरे पास n यूनिट का एक सिस्टम है और मैंने n पावर्स को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, आपने जस्ट स्टार्टिंग वैल्यूज असाइन कर देनी है उन n यूनिट्स को, पावर की कोई भी वैल्यूज, ठीक है। देन आप आ जाते हैं स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 में आप लोगों ने इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बेसिस पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट के जो इक्वेशंस हैं उनको यूज़ करते हुए आपने लैम्डा को एवेलुएट करना है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे आप प्रीवियस एग्जांपल्स में सॉल्व करते रहे हो कि P1 P2 P3 जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट की इक्वेशंस थी, वहाँ से P1 P2 P3 को इन दी फॉर्म ऑफ लैम्डा सेपरेट कर लेते थे, ठीक है, और उस लैम्डा को आप कंप्यूट कर लेते थे, ठीक है, और कॉन्स्टेंट की इक्वेशन में आप वैल्यूज़ डालते थे एंड देन आपको लैम्डा मिल जाता था। तो इस स्टेप 2 में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपली इंक्रीमेंटल कॉस्ट की इक्वेशंस जो कि इन द फॉर्म ऑफ P1 P2 P3 एंड P so on एंड लैम्डा इनकी फॉर्म में है, वहाँ से आपने लैम्डा को कंप्यूट कर लेना है, ठीक है। P को P1 P2 P3 अप टू Pn को सेपरेट करें इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा, उसको कांस्टेंट की इक्वेशन में डालें, तो सो यू विल गेट लैम्डा। और फिर जब वो लैम्डा आप लोग कंप्यूट कर लेते हो स्टेप 2 में, तो स्टेप 3 आपके पास क्या आ जाता है, उसी लैम्डा की बेसिस पे आपने
कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जो आपके पास स्टेप 3 में अगर आप देखें तो आपके पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जिसको यहाँ पे लेमडा ज़ीरो आइट्रेशन जो इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट ज़ीरो है, दैट मीन्स कि आप ज़ीरो आइट्रेशन की इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट लेमडा विच यू हैव कैलकुलेटेड इन प्रीवियस आइट्रेशन, दैट इज़ इन स्टेप 2, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद आपने स्टेप 4 पे चले जाना है। अब आपके पास ये इक्वेशंस आ चुकी हैं, आपके पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट की वैल्यू भी आ गई है और आपके पास लेमडा की वैल्यू भी आ गई है। इस बेसिस पे आपने ये लैग्रेंज का यानी ग्रेडियंट लैग्रेंज आप लोगों ने ये पूरा वेक्टर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के बाकी स्टेप्स आपके सामने हैं। देखिए स्टेप 5 में आप लोगों ने एक कंडीशन लगानी है कि आपके पास अगर ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज 0 आता है तो दैट मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड वेक्टर है और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मीट होके आपका ऑप्टिमल वेक्टर, ऑप्टिमल सोल्यूशन वेक्टर आपको मिल गया। उसकी बेसिस पे आपने ऑप्टिमल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज 0 आ जाता है तो दैट मीन्स आपको आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल गया, आपका एल्गोरिदम कन्वर्ज कर जाता है। तो यहाँ से फिर आप स्टॉप पे चले जाते हो, ठीक है, मतलब आपका एल्गोरिदम क्विट कर जाता है। लेकिन अगर आपका ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज 0 नहीं है तो फिर आपने स्टेप 6 पे आ जाना है। स्टेप 6 में आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आपने अल्फ़ा विच इज़ योर लर्निंग रेट, उसकी वैल्यू आपने सेट करनी है और इस तरह से वैल्यू अगेन मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 आपने लेना होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू एल्गोरिदम सेट करता है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू के बाद फिर आप स्टेप 7 पे चले जाते हो और आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हो, ये इक्वेशन को एवेलुएट करते हो कि अब जो आपका सोल्यूशन वेक्टर है आइट्रेशन नंबर 1 में वो किसके इक्वल होगा, वो प्रीवियस आइट्रेशन दैट मीन 0 आइट्रेशन माइनस चेंज इन लैग्रेंज जो कि 0 नहीं था इनटू अल्फ़ा लर्निंग रेट के इक्वल होगा। और फिर आप ये स्टेप उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे, फिर अगेन स्टेप 4 पे आप चले जाएंगे और अगेन ये आप उस वक्त तक कैलकुलेशन करते रहेंगे जब तक आपका ग्रेडियंट ऑफ लैग्रेंज 0 नहीं हो जाता। तो देन वंस आपका ग्रेडियंट 0 हो जाता है लैग्रेंज का तो आपका सोल्यूशन, आपका एल्गोरिथम कन्वर्ज कर जाता है।